स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो ताकि मुझे आइडिया लग जाए हमारे सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो कि अभी क्लास 11th में आए हैं। क्लास 11th में हमारा जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आज के क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। डिटेल्ड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और हमारे पुराने बच्चों को तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी सब लोग इस वीडियो को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एनसीईआरटी ओपन कर लो और साथ साथ सुनते जाओ, दिल लगाकर मन लगाकर सुनते जाओ, उतना ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश की जाएगी कि संविधान होता क्या है, संविधान का काम क्या होता है, संविधान जरूरी है क्या, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से ही हो रखी है। दिस बुक इज अबाउट वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका जो होल बुक है ना, इस पूरे बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको और अच्छे से समझाया गया है। इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें एक एक करके संविधान के बारे में इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अब तक आप लोग छोटे क्लास में थे तो इन सब के बारे में एक एक लाइन में आपने पढ़ा होगा, है ना। अब आप इतने से बड़े हो गए, थोड़े से और बड़े हो गए हो, तो आप गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन डिटेल पढ़ोगे। गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या काम होता है, आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा होता है, ये सारी चीजें आप लोग इस बुक में कवर करोगे। बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शन, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस प्रिंसिपल्स दैट बाइंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। दे हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन के बारे में भी पढ़ा देंगे, गवर्नमेंट के बारे में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में पढ़ा देंगे। पर सबसे पहले जरूरी है कि आप संविधान के बारे में समझो, है ना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको अपनी पावर्स कहां से मिलती है, संविधान से मिलती है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझे। तो जब तक आप लोग ये चैप्टर खत्म करोगे मेरे साथ, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि संविधान का मतलब क्या होता है, वॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, वॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी। सोसाइटी में संविधान से होता क्या है, और क्या सीखने को मिलेगा आपको कि हमने अपने संविधान में पावर अलग अलग ग्रुप्स को कैसे बांट रखी हैं। What was the way in which the Constitution of India was made? हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा इंडिया का संविधान बना कैसे था। ठीक है, तो ये तो छोटू सा इंट्रोडक्शन था। अब प्रॉपर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा Why do we need a constitution? हमें संविधान की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो अभी क्योंकि आप नए नए क्लास 11th में आए हो, पहला पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे अभी कि होता क्या है संविधान। थोड़ा बहुत आपको 9th में भी, 8th में भी, छोटे छोटे क्लासेस में भी पढ़ा रखा है, पर फिर भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, संविधान के फंक्शंस क्या होते हैं, एक सोसाइटी में संविधान का क्या रोल होता है। ठीक है, डेली लाइफ में संविधान हमारे लिए क्या काम आएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। और एनसीईआरटी में खुद लिखा है
आंसरिंग दीज क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। हो सकता है कि तुम लोग डर रहे होगे ये सारे क्वेश्चन सोच सोच कर, पर इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस का आंसर। एक एक करके हम इन आने वाले चैप्टर्स में इन कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि संविधान जरूरी क्यों है। ठीक है, तो वो एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप है और आप उस ग्रुप के एक मेंबर हो, और ऐसा मानो कि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग बहुत डाइवर्स हैं, मतलब वो सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा अलग हैं। हो सकता है कि उनका रिलीजन अलग हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग हिंदूज हो, कुछ मुस्लिम्स हो, कुछ क्रिश्चियंस हो, ठीक है, हो सकता है कि सब अलग अलग काम करते हो, सबका प्रोफेशन अलग हो सकता है कि सबकी हॉबीज अलग हो सकता है कि आपको क्रिकेट पसंद हो, ठीक है, जैसे धोनी पसंद हो आपको, मुझे तो धोनी पसंद है, ठीक है, तुम कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। हो सकता है किसी और को क्रिकेट पसंद ही ना हो, ठीक है, वो मतलब ऐसे बुरा मान जाए कि यार मुझे तो क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, तुम फुटबॉल की बात करो, है ना। तो मानो कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप के पार्ट हो जहां पर सब अलग हैं, सबके इंटरेस्ट, सबके हॉबीज, उनको जो फिल्में, उनको जो बुक्स पसंद है, सब लोग अलग हैं। कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग बहुत ओल्ड हैं, कुछ लोग बहुत यंग हैं, ठीक है। तो जब लोग इतने अलग होते हैं ना, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप ऐसे समझो कि हमारे फैमिली में होते हैं ना लड़ाई झगड़े, है ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ऐसे हमेशा प्यार से तो नहीं रहते। जैसे मैं तो यार मेरा एक बड़ा भाई है, हम दोनों तो बचपन में बहुत भयंकर लड़ाई करते थे, अब नहीं करते, ठीक है, अब कूल है, पर हम लोग बचपन में काफी लड़ते थे। तो यार ऐसे सोचो कि एक छोटी सी फैमिली में ही जब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जहां पर सब लोग इतने ज्यादा अलग हैं, वहां पर भी तो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। और हो भी सकता है कि अलग अलग चीजों को लेकर ये लोग आर्ग्यू करने लग जाएं कि प्रॉपर्टी किसके पास कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्या बच्चों को स्कूल भेजना कंपलसरी होना चाहिए, अलग अलग चीजों को लेकर डिबेट्स, डिस्कशन हो सकते हैं, है ना। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट सेफ्टी। इस ग्रुप के जो लोग हैं इन्हें सेफ्टी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए, क्या इन लोगों को पार्क बनाना चाहिए, ठीक है, क्या भेदभाव करना सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर ये लोग डिबेट्स एंड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ये सारे लोग अलग हैं, पर जो भी हो जाए इन लोगों को रहना साथ में ही है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हो सकता है ये एक दूसरे को पसंद ना करते हो, पर इनको रहना साथ में ही है और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इस ग्रुप के लोग साथ में रहें, मिलजुल कर शांति से रहे, क्या कोई तरीका है। वन में से परहैप्स मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर विद बेसिक रूल्स। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दीदी ये जो ग्रुप के लोग हैं आप इनको कुछ रूल्स पकड़ा दो, अगर आप इन्हें कुछ रूल्स दोगे तो ये तरीके से काम करेंगे, है ना। तो अगर हम इनसे कह दें कि यार मारपीट करना अलाउड नहीं है, भेदभाव करना अलाउड नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना अलाउड नहीं है, प्यार से बात करो, तो हो सकता है अगर हम कुछ रूल्स बना दें तो ये अच्छे से काम करने लगे। Every individual would be insecure simply because they would not know what member of this group could do to each other, who could claim rights over what, ठीक है। और रूल्स बनाने से सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर सोचो रूल्स नहीं होते तो क्या होता, अगर हम भी इस ग्रुप का पार्ट होते तो यार हमें डर लगा रहता कि कब को कल लड़ाई हो जाए, है ना, कल कब को पता नहीं कोई भयंकर चीज को लेकर लड़ाई हो जाए, डिस्कशन में कोई दिक्कत आ जाए। तो रूल्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनी ग्रुप विल नीड सच बेसिक रूल्स, और इन बेसिक रूल्स की जरूरत किसी भी ग्रुप को होती है। जैसे अभी हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस क्लास के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, है ना, कि मैं आप लोगों की इज्जत करूंगी, आप लोग मेरी इज्जत करोगे, कि टीचर है दीदी हमारी, तो कुछ बेसिक रूल्स हर जगह जरूरी होते हैं। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। कह रहे हैं कि पर सिर्फ रूल्स बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा, इन रूल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। एक तो होता है कि मैं कह रही हूं कि भाई हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करेंगे, है ना,
पर सिर्फ कहने से क्या होता है, मुझे इज्जत करके दिखाना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं कि सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, इन रूल्स को फॉलो करो, इन रूल्स को एनफोर्स करो, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ सिटीजंस हैव नो एश्योरेंस that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow, है ना। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो शायद मैं भी रूल को फॉलो करना छोड़ दूं, है ना। तो अगर आपको लगे कि यार सामने वाला बंदा तो मेरी इज्जत कर ही नहीं रहा, वो तो रूल्स फॉलो कर ही नहीं रहा, तो मैं भी क्यों रूल्स को फॉलो करूं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई लीगल फोर्स हो, तभी लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट हमें दिख जाए तो हमें रुक जाना है, गाड़ी रोक देनी है। ठीक है, और हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें पता अगर नहीं करा तो चालान कट जाएगा, फंस जाएंगे, है ना। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके पीछे जिसके वजह से लोग ट्रैफिक लाइट्स को मानते हैं। अगर चालान का कोई सिस्टम नहीं होता, अगर पुलिस का कोई सिस्टम नहीं होता, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते जो रेड लाइट को फॉलो ही नहीं करते, और जो बेचारे फॉलो कर रहे होते वो बाकियों को देखकर सोचने लग जाते कि यार वो तो रेड लाइट को मान नहीं रहा, मैं अकेले क्यों खड़ा हूं रेड लाइट पे। ठीक है, तो यही आपको समझाया जा रहा है कि रूल्स को इंप्लीमेंट भी करना है, और अगर कोई एक इंसान रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो उस इंसान को पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान रूल तोड़े जा रहा है और हम उसे कुछ नहीं कह रहे, रूल अगर कोई तोड़ रहा है तो उसे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तो इस पूरे कहानी से हमें एक चीज समझ आती है कि संविधान का पहला फंक्शन क्या है। संविधान में कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं जो कि सोसाइटी के लोगों को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सारे लोग मिलजुल कर पीसफुली शांति से रह पाए। ये पहला फंक्शन है, ये पहला रीजन है जिसके वजह से संविधान इंपॉर्टेंट है। हम यही चीज फुटबॉल के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो दो टीम्स हैं, वो लोग फुटबॉल का मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक टीम बहुत प्यारी टीम है, वो फुटबॉल के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे टीम के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोई रूल नहीं मान रहे। जैसे फुटबॉल, मुझे इतना तो नहीं पता यार फुटबॉल के बारे में, पर फुटबॉल का एक बेसिक रूल क्या होता है कि बॉल को हाथ में उठा के तो नहीं घूम सकते हम, है ना। तो मान लो दूसरे टीम के लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को हाथ में उठाकर घूम रहे हैं इधर उधर। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों टीम्स मैच को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो मैच देखने आए हैं उनको भी मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ रूल्स बनाएं जब कोई गेम चल रहा होता है। सेम चीज एक देश के साथ भी होती है, देश में अलग अलग टाइप के लोग हैं, अगर हम साथ में मिलजुल कर पीसफुली रहना चाहते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक संविधान क्या है, संविधान में बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है। ठीक है, पर ये बेसिक रूल्स होते क्या हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। मैंने आपको ये तो बता दिया कि संविधान में रूल्स लिखे हुए होते हैं, पर इन रूल्स को बनाता कौन है ना। जैसे हो सकता है कि आपको लगे कि कोई और रूल, मान लो कोई भी एक रूल है, रूल एक्स, मान लो आपको ये वाला रूल ज्यादा अच्छा लगता है, कोई दूसरी कम्युनिटी है उनको रूल वाई ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से रूल को देश में फॉलो किया जाए। ठीक है, देखो आपको तो ऐसा लगेगा कि आपका रूल बेस्ट है ना, और दूसरे कम्युनिटी को लगेगा कि उनका रूल बेस्ट है, तुम्हारा वाला रूल बेकार है। तो ऐसे में डिसाइड कैसे किया जाता है कि किसका रूल बेस्ट है, किस टाइप का नियम, किस टाइप का कानून देश में बनेगा। ठीक है, तो इसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक ऐसा देश है जहां पर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जहां पर राजा रानी का भी सिस्टम चल रहा है और संविधान भी है। तो वहां पर तो अगर एक ऐसा देश है जहां पर राजा है, तो वहां पर तो राजा डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूल बनेगा। ठीक है, और मान लो सोवियत यूनियन जैसा कोई देश है, सोवियत यूनियन क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना,
रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो सोवियत यूनियन में क्या था, एक ही पार्टी थी जो सब कुछ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो अगर आपका कोई ऐसा देश है जहां पर एक ही पार्टी का सब कुछ चलता है, तो वहां पर वो सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी कौन सा कानून बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। पर इंडिया की अगर हम बात करें तो ना ही हमारे पास कोई राजा है, ना ही हमारे पास कोई सिंगल पार्टी है जिसका डोमिनेंस चल रहा है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक देशों में जनता की सुनी जाती है, मतलब हम जो चाहेंगे उस टाइप का कानून बनना चाहिए। अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का काम है नए लॉज और नए पॉलिसीज बनाना। हमारे संविधान में यह भी लिखा है कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करेगा। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज द अथॉरिटी टू एनैक्ट इट। कह रहे हैं कि इससे पहले कि आप किसी सोसाइटी के कानून को समझो, आपके लिए यह समझना जरूरी है कि उस सोसाइटी में कानून बनाने की अथॉरिटी, कानून बनाने की पावर किसके हाथ में है। अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। ठीक है, अब थोड़ा और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट को ये पावर किसने दी, पार्लियामेंट से किसने बोला कि हाँ यार आप लोग रूल्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट को ये पावर संविधान से मिली। हमारे संविधान में लिखा है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, इसीलिए पार्लियामेंट इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट को अपनी पावर्स कहां से मिल रही है, संविधान से मिल रही है। इससे हमें संविधान का दूसरा फंक्शन समझ में आता है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has the power to make decisions in a society. It decides how government will be constituted. कह रहे हैं कि संविधान का दूसरा फंक्शन क्या है। संविधान से हमें यह समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स सोसाइटी में किसके पास है। संविधान से हमें यह भी समझ में आता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ओके, चलो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट ये स्टार्ट करते हैं। पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मान लो मैंने आप में से किसी एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया, ठीक है, और मैंने इस बच्चे से बोला कि यार मैं क्लास के बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर, कोई बच्चा अगर शोर करता है तो तुम उसका नाम लिख देना ब्लैक बोर्ड में, फिर आने के बाद मैं देखती हूँ उस बच्चे को। ठीक है, तो ऐसा बोल के मैं चली गई क्लास के बाहर। अब इस बच्चे ने क्या करा, इस बच्चे ने जो बच्चे शोर मचा रहे थे उनका तो नाम लिखा ही नहीं। ठीक है, और जो मतलब ऐसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, जो चुप रहते हैं, टीचर की बात मानते हैं, शांति से अपना काम कर रहे होते हैं, इस बच्चे ने उनका नाम लिख दिया। ठीक है, फिर मैं वापस आई क्लास में। अब मुझे तो पता नहीं किसने शोर मचाया है ना, तो मैंने क्या करा, जिनका भी नाम लिखा हुआ था बोर्ड में मैंने उन्हें डांट दिया। अब अगर ऐसा हो तो ये तो गलत है ना। ठीक है, ऐसे इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मैंने क्लास के मॉनिटर को कुछ पावर्स दी और उस मॉनिटर ने क्या करा, अपने पावर्स को मिसयूज करा। मैंने कुछ ज्यादा ही पावर दे दी उसे और उस बच्चे ने उस पावर को मिसयूज करा। ये सेम चीज गवर्नमेंट भी कर सकती है। हमने गवर्नमेंट को पावर दे रखी है ना, क्या पता गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज कर ले, है ना। तो क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम उनके पावर को लिमिट कर सकते हैं, उनके पावर को कम कर सकते हैं या उनके ऊपर नजर रख सकते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर अनफेयर। कह रहे हैं कि मान लो आपने ये डिसाइड कर लिया कि देश में कानून कौन बनाएगा, है ना, पर फिर जो लोग कानून बना रहे उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, उन्होंने ऐसे अजीब अजीब कानून बनाने स्टार्ट कर दिए कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को हमारी गवर्नमेंट बोल दे कि भाई सिर्फ ब्लू कपड़े पहनने हैं, ठीक है, या फिर अगर तुमसे बोल दे कि यार तुम गाने नहीं गा सकते, या फिर अगर सिर्फ एक रिलीजन के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लग जाए, तो फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट
आर्बिटरली अरेस्ट, आर्बिटरली मतलब रैंडमली लोगों को अरेस्ट करने लग जाए, फालतू में लोगों को अरेस्ट करने लग जाए, अगर पर्टिकुलर स्किन कलर के लोगों से बोल दिया जाए कि तुम कुएं में जाके पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं निकाल सकते, तो अगर इस टाइप के कानून बनने लग गए तो हमें बुरा लगेगा, है ना। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दीज आर अनफेयर, कह रहे यू वुड ऑब्वियसली थिंक, आपको ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि ये सारे जो कानून हैं बेकार हैं, गलत हैं। एंड इवन दो दे वर पास बाय गवर्नमेंट that had come into existence based on certain procedures, they are unjust, है ना। इवन दो ये कानून अगर हमारी गवर्नमेंट ही बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट को हमने ही चुना है, पर फिर भी अगर ये लोग ऐसे अगर हमारी गवर्नमेंट इस टाइप के कानून बनाने लग जाती है तो हमें बुरा लगेगा कि ये गलत कानून है, इस टाइप के कानून नहीं बनने चाहिए। तो इस पूरे कहानी से हमें समझ में आता है संविधान का तीसरा फंक्शन, the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. कह रहे संविधान का तीसरा फंक्शन क्या होता है, संविधान गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करके रखती है, संविधान के वजह से गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर थोड़ी रोक टोक लगती है, जिसके वजह से गवर्नमेंट कल को अपने पावर्स को मिसयूज करके हम सिटीजन्स को, जनता को परेशान नहीं कर सकती। एंड ये जो लिमिट्स है, हम इनके पावर को जो लिमिट कर रहे हैं ना, इन लिमिट्स को कभी भी गवर्नमेंट तोड़ नहीं सकती। कल को अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिसमें गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज कर रही है तो हंगामा मच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे संविधान का तीसरा फंक्शन है, ठीक है। अब किस तरीके से संविधान हमारे गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करती है वो समझते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, है ना। अभी फंडामेंटल राइट्स आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, अभी के लिए आप थोड़ा इसे होल्ड पे रखो, आगे जो आने वाले चैप्टर्स रहेंगे हमारे उसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट से भी गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर रोक टोक लगती है। जैसे मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे इक्वालिटी मिले, है ना, तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो गवर्नमेंट मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि हर संविधान अलग होता है ना, तो एग्जैक्ट राइट्स हर एक संविधान में अलग होते हैं, है ना। तो इंडिया का संविधान, यूएसए का संविधान, या चाइना या जापान का संविधान, सब में जो एग्जैक्ट राइट्स होते हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो संविधान है वो कुछ बेसिक राइट्स के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। जैसे हर एक संविधान में ये कहा जाता है कि फालतू में सिटीजन को अरेस्ट नहीं कर सकते, विदाउट कोई रीजन हम सिटीजन को अरेस्ट नहीं कर सकते। सिटीजन के पास कुछ एक बेसिक आजादी होती है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो सही लगे आप बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप अपने हिसाब से एसोसिएशंस बनाओ, अपने हिसाब का रिलीजन फॉलो करो, ठीक है, अपने मर्जी से ट्रेड या बिजनेस करो, कुछ कुछ बेसिक राइट्स हर संविधान में होते हैं। इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड, कह रहे हैं कि ये राइट्स अनलिमिटेड नहीं होते। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप सामने जाके किसी बंदे को भयंकर गाली दे आओ और बोलो कि मैंने तो दीदी से पढ़ा था, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे और फंसा दोगे तुम, ठीक है। तो हर एक राइट के ऊपर लिमिट होता है यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कुछ भी बोल जाओगे तुम, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन राइट्स को लिमिट किया जा सकता है। इवन जब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है ना, तब भी हमारे राइट्स को लिमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं ज्यादातर जो पुराने संविधान है, ठीक है, मतलब जो बहुत पहले बने थे संविधान, उनमें आप देखोगे बहुत ज्यादा
चीजों के बारे में बात नहीं की जाती। उसमें बेसिकली पुराने संविधान में ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, एंड फिर गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी लिमिट्स लगा दी जाती है। पर जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लिखी हुई हैं। हमारा संविधान इस तरीके से बना है कि सोसाइटी के जो लोग हैं, उनके जो सपने हैं, उनके जो गोल्स हैं, वो हमारे संविधान में झलकते हैं। ठीक है, दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इनोवेटिव है, बहुत पॉजिटिव चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि societies with deep entrenched inequality will not only have to set limits on power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures. कह रहे हैं कि मान लो कोई एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है ना, तो उस सोसाइटी में क्या होना चाहिए, संविधान इस तरीके से बनना चाहिए कि वो अपने गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करे, कि गवर्नमेंट जनता के साथ भेदभाव ना कर पाए, है ना। साथ ही साथ उनके संविधान में कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र होना चाहिए कि वो लोगों को प्रमोट कैसे करें, ऐसे लोग जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उनको एनकरेज कैसे करें, उनको प्रमोट कैसे करें, उनको एम्पावर कैसे करें, इन सारी चीजों के बारे में, भेदभाव हटाएं कैसे, इन सारी चीजों के बारे में भी संविधान में बात होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया का संविधान ऐसा है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, आपने सोशल साइंस एसएसटी में भी पढ़ रखा है कि इंडिया में कास्ट के आधार पर भेदभाव बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो और हमें पता भी है कि ये बहुत गलत है। तो इसीलिए अगर आप हमारे संविधान को उठाकर देखोगे तो हमने अपने तरफ से कदम ले रखे हैं, स्टेप्स ले रखे हैं इंडिया में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कम करने के लिए। इंडिया का एग्जाम्पल हो गया। अब हम साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये बदल गया क्या यहाँ पे? हाँ, तो अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, हमें पता, छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का सिस्टम चलता आ रहा है। अपार्थाइड मतलब स्किन कलर के आधार पर भेदभाव करना। तो वहां पर ऐसे लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता था उनको ब्लैक्स बोला जाता था, एंड उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था। तो जब साउथ अफ्रीका ने अपना संविधान बनाया तो इन्होंने अपने संविधान में क्लियरली लिख दिया कि भाई स्किन कलर के आधार पर भेदभाव हम लोग नहीं सहेंगे। ठीक है, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ईच इंडिविजुअल शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे लीडर्स को ऐसा लगा कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जिसके थ्रू उनको लगे कि वो डिग्निटी से, रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, है ना। मतलब उनके पास घर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सारी मिनिमम बेसिक चीजें उनके पास होनी चाहिए। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट को कदम लेने हैं सिटीजन के वेलफेयर के लिए। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं जनता के भले के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए, वेल बीइंग के लिए। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provision have the support of preamble to our Constitution, and these provision are found in section on fundamental rights। कह रहे हैं कि अभी तो आपने स्टार्ट ही करा है ये क्लास 11th का जर्नी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, संविधान के बारे में और पढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे डीपीएसपी में भी झलकते हैं। डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। एंड हो सकता है अभी आपको बहुत भयंकर डाउट आ रहा हो कि दीदी अभी समझा दो डीपीएसपी क्या है। थोड़ा होल्ड करो, अगले चैप्टर्स में यही समझना है इन डिटेल। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल, इन सब में लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों के गोल्स झलकते हैं, दिखते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें समझ में आता है संविधान का फोर्थ फंक्शन क्या है। फोर्थ फंक्शन, it is to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society।
संविधान के वजह से क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट सोसाइटी के एस्पिरेशंस को, मतलब सोसाइटी के गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है। संविधान के वजह से हमारे सोसाइटी में एक जस्ट सोसाइटी बनी रहती है। जस्ट सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई अन्याय नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर सोसाइटी बनी रहती है। ये हमारे एनसीईआरटी में ही एक कार्टून है, मैंने तुम्हारे सीनियर्स को भी बताया था। ये जो कार्टून है ना, हमारे बुक में बार बार ही आती रहती है। एंड मेरा ये मानना है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ एनसीईआरटी थोड़ा बेटर कार्टून बना सकता था। जैसे इसकी सिर्फ 3 ही उंगलियां यार, पर ठीक है, कूल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कार्टून है, इसके नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। What does it take to write nice things in the Constitution? What is the point in writing down lofty aspiration and goals if they cannot change the life of people? तो ये जो बच्ची है, ये कह रही है कि संविधान में अच्छा अच्छा लिखना तो आसान है ना, ये सब लिखने का फायदा क्या अगर हम इसे फॉलो नहीं कर रहे और अगर लोगों की जिंदगी इससे बदल नहीं रही तो। ठीक है, बहुत मतलब वैलिड क्वेश्चन है। जैसे इन जनरल भी अगर हम लाइफ की बात करें, ठीक है, तो अच्छा अच्छा बोलना बहुत आसान होता है ना, प्यारी प्यारी बातें करना बहुत आसान होता है, पर इंप्लीमेंट करना, एफर्ट डालना, एक्शन दिखाना वो मुश्किल होता है और वही जरूरी होता है। तो संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अच्छी बात है कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर जब तक हम उसे फॉलो नहीं करते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि संविधान के वजह से हम लोगों को, उस देश के जनता को एक पहचान मिलती है, एक आइडेंटिटी मिलती है। कैसे, वो समझते हैं। दिस मीन्स द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one forms a collective identity. देखो, हम सारे लोग सेम संविधान को मानते हैं, है ना, हम सारे लोग सेम सेट ऑफ रूल्स को मानते हैं, हम सारे लोग मानते हैं कि हाँ देश की गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, देश की गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए, संविधान में जो भी लिखा है वो सही है। तो क्योंकि हम सारे लोग सेम संविधान के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम लोगों की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है ना। जैसे आप अपने क्लास को इमेजिन करके देखो, हमारे क्लास में क्या होता है, हम सब लोग साथ में बैठते हैं, है ना, हमारे सेम रूल्स होते हैं, सेम टीचर्स होते हैं, तो आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, है ना। ऐसा थोड़ी है कि क्लास में जो सारे लोग हैं वो तुम्हारे भाई बहन या कुछ हैं, पर तुम्हारी एक कलेक्टिव पहचान है कि भाई हम तो 11th क्लास के बच्चे हैं, हम सेम सिलेबस मान रहे हैं, हमारी सेम दिक्कतें हैं, है ना, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है। तो ऐसा ही संविधान के साथ भी है, हम सारे लोग एक सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी एक पहचान बन रही है। बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल, वन कॉन्स्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग सेम बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स को मानते हैं, तो हम लोगों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है, और संविधान की वजह से हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी भी बनती है। मॉरल आइडेंटिटी मतलब, मॉरल मतलब क्या सही है या क्या गलत है। ठीक है, जैसे हमें पता है और संविधान में लिखा भी है कि भेदभाव करना गलत है, सबको बराबर मानो, है ना। तो संविधान की वजह से हमें पता है कि यार भेदभाव करना गलत है, तो हम सब के अंदर एक मॉरल आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं, भेदभाव अगर हो रहा है तो गलत है, संविधान में लिखा है ऐसा करना गलत है। तो एक मॉरल आइडेंटिटी भी बनती है हमारी संविधान के वजह से। ठीक है, इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, पर इतने ज्यादा अलग भी नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशंस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर संविधान में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट,
मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, ज्यादातर जो संविधान होते हैं उनमें डेमोक्रेसी की बात करी जाती है, उनमें सिटीजन्स को अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अलग अलग देशों के संविधान में नेशनल आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से दर्शाई जाती है, ठीक है। और हर एक देश का अलग हिस्ट्री होता है ना, हर एक देश का एक अलग पास्ट होता है, तो हर एक देश के संविधान में नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं जर्मनी का हूं, तो ये माना जाता है कि आपकी एथनिसिटी क्या है, जर्मन, आप एथनिकली जर्मन हो, ठीक है। और ये इनके संविधान में लिखा हुआ है। पर हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है ना। अगर आप इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हो तो हम ऐसा कुछ नहीं कहते कि एथनिकली आपका कल्चर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ नहीं कहते। तो हमारे देश में क्या है, सिटीजनशिप और एथनिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हर एक देश के संविधान में नेशनल आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग हो सकता है। जैसे जर्मनी ने तो बोल रखा है कि उनके वहां जो सिटीजन्स हैं वो एथनिकली जर्मन है, हमने अपने संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स व्हाट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। संविधान के वजह से हमें ये भी समझ में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए। दिस रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशन है, इस रिलेशन से भी देश के नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होगा, ये इन लोगों के बीच का रिलेशन कैसा होगा, बेसिकली फेडरलिज्म, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी हमारे संविधान में बात करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा है, हमने संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मतलब संविधान जरूरी क्यों है, वो हमने समझ लिया है, ठीक है। पर अभी भी हमने पूरा चैप्टर तो खत्म नहीं करा है ना। अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके दिमाग में डेफिनेटली चल रहे होंगे। जैसे कि हमने अभी तक ये तो पढ़ा ही नहीं कि संविधान होता क्या है ना, और संविधान कितना इफेक्टिव होता है, ठीक है। क्या जो संविधान बना है वो सही है, बढ़िया है, ये सारी चीजें तो अभी हमने डिस्कस करी ही नहीं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये उठा लेते हैं कि संविधान क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. कह रहे हैं ज्यादातर देशों में संविधान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं एंड कुछ कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स लिखे हुए होते हैं कि देश के लोगों को इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो when we ask for constitution of a country, we are usually referring to this document. तो जब देश के लोग संविधान कहते हैं तो संविधान मतलब ये लोग अपने इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इंडिया का संविधान, तो हमारे इंडिया का वो डॉक्यूमेंट जहां पर कंट्री से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पर हर देश में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे पास तो एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम कह रहे हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर हर देश में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, they do not have one single document that can be called the constitution. यूके के पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो यूके के साथ क्या है, इनके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को साथ में ये लोग मिलाकर संविधान कहते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो दो बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। एक का नाम क्या रखे, नाम एक का नाम पिंकी और एक का नाम
पिंकी यार बहुत नारुतो रखते हैं, ठीक है। एक का नाम नारुतो और एक का नाम पिंकी, ठीक है। तो अब मतलब नारुतो रख ही रहे हैं तो इसका नाम साकुरा रख देते हैं, ठीक है। चलो, तो दो बच्चे हैं क्लास में और ये दोनों नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। साकुरा ने क्या करा, इसने एक ही नोटबुक में पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर के नोट्स बना दिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ साकुरा बेटा तुम अपने पॉलिटिकल साइंस के नोट्स दिखाओ, तो ये बच्ची मुझे एक नोटबुक पकड़ा के बोल देती है कि दीदी ये लो, ये रहे मेरे सारे नोट्स, ठीक है। अब नारुतो हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है। नारुतो ने क्या करा, एक कॉपी में पहला चैप्टर लिख दिया, ठीक है। पहले चैप्टर के नोट एक कॉपी में लिख दिए, दूसरे कॉपी में उसने दूसरे चैप्टर के नोट लिखे हैं, किसी तीसरे कॉपी में उसने तीसरे चैप्टर के नोट लिखे हैं। तो मैंने बोला कि भाई तुम अपने नोट्स दिखाओ, तो नारुतो ने क्या करा, वो तीनों नोटबुक लेकर आ गया, उसने तीनों नोटबुक मुझे पकड़ा दी और कहा कि भाई ये है मेरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ भी। इंडिया के पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिसे हम संविधान कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम के पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। इनके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कलेक्टिवली साथ में मिलाकर ये लोग संविधान कह रहे हैं, ठीक है। चलो, सो वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव। तो संविधान क्या है, संविधान एक डॉक्यूमेंट है या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जहां पर ये फंक्शंस फॉलो हो रहे हैं। संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हमने अभी अलग अलग फंक्शन पढ़े ना संविधान के। तो संविधान एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश में इन अलग अलग फंक्शंस को फॉलो करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने संविधान क्या होता है वो समझ लिया, ठीक है। बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। कह रहे हैं कि पर बहुत सारे देशों में तो ऐसा भी है कि संविधान लोगों ने बना लिया है पर इट इज जस्ट ऑन पेपर। पेपर में लोगों ने अच्छा अच्छा लिख दिया है पर कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब हम ये सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि संविधान इफेक्टिव है भी या नहीं है ना, कि क्या संविधान को लोग फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे, इफेक्टिव है भी या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है कि संविधान इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। और वो फैक्टर्स आज नहीं पढ़ेंगे हम, वो फैक्टर्स हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ये था पार्ट 1 हमारे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का। आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी का जो आधा चैप्टर है वो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। ये तो हमारी YouTube क्लास थी। अगर आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे ह्यूमैनिटीज के बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में हम आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कवर कराएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको बहुत बढ़िया टॉपर लेवल प्रिपरेशन करनी है तो हमारे बैच को ज्वाइन करो। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 11th कहकर एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज में देखो कि आपको कितने महीने तक हमारा बैच चाहिए। स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे एंड फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा गया है। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। और ये बेस्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी हमारे अनअकैडमी में चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर, जिसका मतलब है कि हमारे सारे बैचेस पर चल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 7 तक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं
अप्रैल 7 से पहले पहले हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना, और ताकि आपको ये 30% डिस्काउंट मिले, आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ANUSHYA। चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को आज यही बताना था। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है सोशल स्कूल नाम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सोशल स्कूल टाइप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, सारे क्लास रिलेटेड अपडेट्स मैं वहीं पर डालती हूँ। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इस चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको वहीं पर दूंगी, तो सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को इतना ही कवर कराना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी इस चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।